वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। बच्चों, पोलराइजेशन चल रहा है और लास्ट पार्ट है ये, आपको पता है, वेव ऑप्टिक्स का। और पहले जस्ट लास्ट के टॉपिक में मैंने उसमें बताया था कि पोलराइजेशन क्या है, उसका मैकेनिकल एनालॉग बता दिया, ठीक है। और उससे आगे अब हम आज करने वाले हैं। तो जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, मैंने प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चे चैप्टर वाइज, तो आप एक बार देख लेना उसमें जाकर। प्लेलिस्ट में वेव ऑप्टिक्स की है, वेव ऑप्टिक्स की है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की है और वेव ऑप्टिक्स की भी बनी हुई है। और जो बच्चे 12th के हैं उनको तो फ़ायदा है कि वो 11th का भी जाकर रिवाइज कर लें। उसमें लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन, ये 3 प्लेलिस्ट बन गई हैं। रोटेशन की नई बनी हुई थी, वो मैंने बना दी है क्योंकि हमारे उसमें 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। सेंटर मास कंप्लीट हो चुका है उसमें। Excuse me. So let us move to video lecture. Before that, as usual, we are very grateful to Namaste Kavita for providing us a small clip of a motivational song for our viewers, especially they are students which are preparing for G and NEET. तो चलिए सबसे पहले एक सॉन्ग सुन लेते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। मुझे बताएं कि क्या आपको ये सॉन्ग बीच में डाला जाए क्या, कमेंट डालना, या अभी स्टार्टिंग में ठीक है? ठीक है, आप माई कम्युनिटी में जाकर, विजिट कम्युनिटी में जाकर गूंजता शब्द है हो अपनी कुदरत पहचान, देख वो तुझ पर है कितना मेहरबान। बढ़ा 4 कदम बढ़ेंगे, पीछे मुड़ के ना देख, सैलाब हाथों के पीछे खींच लेंगे। तू तो है सिकंदर, तेरी मंजिल है सिकंदर, फिर क्यों डोला, फिर क्यों उलझा, ओरे मनवा जब तेवर सही, इरादे हैं सही। Yes, welcome back. I think you are motivated enough. ठीक है, so let us start the lecture part. ये बच्चे मैंने आपको कुछ डेफिनेशन बताई थी लास्ट टाइम। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, एक बार जरा क्विकली एक बार ग्लांस कर लो। और मैंने देखो मैकेनिकल एनालॉग बताया कि पोलराइजेशन का मतलब क्या है। पोलराइजेशन का मतलब है कि ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस में ही होता है पोलराइजेशन, साउंड में नहीं होता है। क्वेश्चन आता है कि साउंड वेव्स क्या पोलराइजेशन करती है? नहीं, केवल ट्रांसवर्स वेव्स में होती है। और ट्रांसवर्स वेव्स जो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं उनको एक डायरेक्शन में कर देने को ही पोलराइजेशन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चे कुछ रिप्रेजेंटेशन आता है, जरा एक बार देख लो कि हमारे पास कोई भी जो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है उसके अंदर आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स हैं, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर रैंडमली ओरिएंटेड। सबको याद है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो आप ये देखिए कि हमारे पास जो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है, जो भी ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है बच्चे, वो अनपोलराइज्ड लाइट देती है। ठीक है, ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट वो अनपोलराइज्ड लाइट देती है। ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट प्रोवाइड्स यू अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये हमेशा अनपोलराइज्ड लाइट देती है, क्योंकि आपको पता है सबको लाइट जो आती है वो बच्चे एटम्स है ना। जब आप किसी, जैसे इनकैंडेसेंट बल्ब है, उसका फिलामेंट है, गर्म कर रहे हो, या फिर गैसेस हैं, आपके पास ट्यूब है, तो उसके अंदर आपके पास गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स एक्साइट होंगे, एक्साइट होने के बाद ट्रांजिशन होता है, आपको पता है, एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट्स में। तो वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है, सबको आगे हम चैप्टर पढ़ाएंगे, वैसे केमिस्ट्री में पढ़ाया आपने, तो वहाँ से वो लाइट निकालता है। और आपके पास एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, एक एटम तो है नहीं, बहुत सारे एटम्स हैं, तो कोई किधर कोई किधर कोई किधर,
तो इसलिए लाइट जो आ रही होगी ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में आ रही होगी। ठीक है, तो अनपोलराइज्ड लाइट है। और इसको जरा मैं रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जरा देखना। लेट जो लाइट है आपके पास, लाइट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो लाइट भी इंसिडेंट इनटू द पेपर, लाइट भी इंसिडेंट इनटू पेपर। क्वेश्चन बच्चे कैसा बन सकता है आपको पता नहीं है, वो ऐसा पेपर बनाते हैं जो बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता है, ये ध्यान रखना, जहाँ बेस उनका बहुत वीक है। तो कंपटीशन का मतलब ये होता है कि वो हमेशा आपके वीक पॉइंट को पकड़ता है। तो मैं उसी चीज़ को पकड़ कर दिखाऊंगा आपको कि हो सकता है कि आपसे रिप्रेजेंटेशन पूछे कि भाई पोलराइज लाइट का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, अनपोलराइज लाइट का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, पार्शियली पोलराइज का रिप्रेजेंटेशन कैसा है। तो उस चीज़ को भी मैं ध्यान से पढ़ाना चाह रहा हूँ। देखिए, तो सपोजिंग लाइट, लेट लाइट बी इंसिडेंट इनटू द पेपर, पेपर के अंदर लाइट जा रही है, इसके अंदर जा रही है। तो जब इस, चलिए देखिए, अब लाइट इज इंसिडेंट इनटू द पेपर, ये हमने, अब जरा ध्यान से देखना, लाइट पेपर के अंदर जा रही है। तो बच्चे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होंगे या नहीं, सारे डायरेक्शंस में होंगे। ये जो हमने दिखा रहे हैं आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैं, सब डायरेक्शन में होंगे। ये देखिए, इन ऑल डायरेक्शन, ये और डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ बच्चे, ये क्या है, दीज ऑल आर ई वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये उस समय नहीं पता था हाइगन को, यानी बाद में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो लेटेस्ट है उसमें पता पड़ा कि एक्चुअल में लाइट कंसिस्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, टाइम के साथ चेंज होने वाले, यानी वेव्स, यानी स्ट्रिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक स्ट्रिंग है और एक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रिंग है, तो ये दोनों चलती हैं और सारे फिनोमेनन इलेक्ट्रिक फील्ड ही देता है लाइट का। तो ये तो बच्चे ये हो गया। अब आपको पता है कि हम इनको क्या कर सकते हैं, सपोजिंग ये O है, इनको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या, मुझे बताओ। एक आपके पास एक्स एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये हो गई x, और ये बच्चे हो गए y, y y डैश, x x डैश। तो हम इन सारे ई वेक्टर्स को, दीज आर ई वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ईज, वी कैन रिजॉल्व, वी कैन कंसिडर, सारे ई वेक्टर्स के क्या कंसिडर कर सकते हैं, वी कैन कंसिडर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाई जा रही है आपको बच्चे, कहीं भी दिमाग से निकले ना कोई पार्ट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी इन सबको आप हटाकर, ये जो सारे थे आपके पास, इन सबको आप केवल दो डायरेक्शंस में ही देख सकते हो। एक आपका इधर, ये जो आपके पास दिख रहा है, एक इधर कंपोनेंट, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो जो आपके पास कंपोनेंट आए वो बच्चे, एक आपके पास ये हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक इधर हो सकता है, बस। और लाइट कैसे इंसिडेंट है, लाइट इज इंसिडेंट इनटू द पेपर, ध्यान रखना, लाइट इसके अंदर जा रही है, ठीक है, ये मैं डॉट नहीं दिखा रहा हूँ, लाइट अंदर, पेपर के अंदर जा रही है, ये ऐसे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इनटू है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज इनटू, यदि हम क्रॉस की बात करें तो, है ना, ये इनटू। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इनटू, इसे क्रॉस दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि क्रॉस, यहाँ डॉट अलग चीज़ है। तो यदि आपके पास लाइट, समझ में आ गया, यदि आपके पास लाइट, मैं ऐसे दिखाऊं कि बच्चे ये कॉपी है मान लीजिए, और लाइट जो है वो ऊपर से नीचे इस पे गिर रही है, तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर
सब डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स थे, उनको मैं रिजॉल्व कर लूँ एक इधर और एक इधर। इसका मतलब यदि दो, समझ में आ रहा है, यानी कि आपके पास ये लाइट ऐसे इंसिडेंट है तो आपके पास ये और ये, समझ में आ रहा है, यानी आपके पास लाइट ऐसे इंसिडेंट है ऐसे, तो आपके पास एक ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो ये दो यदि क्रॉस ऐसे मैंने ई वेक्टर्स दिखा दिए तो इसका मतलब ये बहुत सारी डायरेक्शंस के क्या है, कंपोनेंट्स हैं। तो यदि मैंने ऐसे दिखा रहा हूँ लाइट, यदि इसमें ऐसे भी और ऐसे भी, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट हुई। ठीक है, चलिए आगे, आगे पेन ये रहा। तो ये बच्चे आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट हुई, तो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। ये तो दिखाया मैंने जब पेपर के अंदर जा रहा है। सपोजिंग आपके पास लाइट ऐसे जा रही होती, लेट लाइट ट्रेवल्स along पेपर, यानी along जो आपका जो पेपर है, प्लेन ऑफ पेपर, along प्लेन ऑफ पेपर, along प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर के along यदि लाइट जा रही है तो, यानी ये डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। तो आपने देखा बच्चे, ये देखिए एक ये है और एक ये है, ऐसे लाइट ऐसे जा रही है तो ये अनपोलराइज्ड लाइट हुई, एक ये वेक्टर एक वेक्टर। यदि लाइट बच्चे ऐसे जा रही होती तो इसी को बच्चे ऐसे चलाओ, तो इसका मतलब एक वाइब्रेशन ये होगा और एक वाइब्रेशन ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब हम क्या दिखाएं इनको, तो एक वाइब्रेशन ये होगा ये वाला, और एक वाइब्रेशन बच्चे समझ में आ रहा है ना, ये तो मैंने ऐसे दिखाया, अब ऐसे जा रहा है तो एक वाइब्रेशन तो ये दिखा दिया मैंने ये वाला, तो ये वाइब्रेशन कैसे दिखाओगे, जो पेपर के अंदर घुस रहा है, तो वो बच्चे इसको दिखाते हैं डॉट से। समझ में आ गया? तो यदि आपके पास इस तरह से लाइट दिखाई जा रही है, तो मैं काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ आपको, जिससे कि कहीं भी गड़बड़ ना आए। क्वेश्चन आपने पूछ लिया उसने नीट में कि भाई ये बताओ एक ऐसी लाइट है, तो ये डॉट एंड जो आपके पास एरो, तो डॉट एंड एरो जो है वो आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट को बता रहा है। जो एरोज हैं वो कहाँ पर है, एक्सक्यूज मी, जो डॉट्स हैं, जो डॉट्स दिखाए मैंने डॉट्स, ये क्या है आपके पास, दीज आर ई वेक्टर्स, ई वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू पेपर। चलो इसको नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, नहीं डॉट और एरोस क्या है। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट हुई बच्चे, ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो आपके पास ये बच्चे जो डॉट्स हैं, डॉट्स ये, तो जो ये क्या है आपके पास, दीज आर ई वेक्टर्स, ई वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। और बच्चे तो जो एरोज हैं ये, तो दीज आर ई वेक्टर्स ऑन प्लेन ऑफ पेपर। बस अब इन्हीं दोनों से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा लाइट को। तो यदि आपके पास बच्चे आप देख लो कि अनपोलराइज्ड लाइट बस मैं लिखता चला जा रहा हूं, अनपोलराइज्ड लाइट का रिप्रेजेंटेशन
अनपोलराइज लाइट की बात कर रहा है, तो बच्चे हमारे पास पहले तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये है, और इसमें आपको क्या करना है, डॉट एंड एरोज दिखाने। ये हो गया, और एक हमारे पास ये हो गया। इसको चलो हम ऐसे ही दिखा लेते हैं ना, बस कलर दूसरा ले लेते हैं। चलिए, यदि ऐसे आपने दिखाया है लाइट को, तो ये बच्चे इसमें सारे कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि उन सारे डायरेक्शंस का हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कंसीडर किया है। तो ये आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है, और ये जो एरो दिखा रहा हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। पोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट हो गया। दूसरा, यदि बच्चे आपसे पूछ रहा है कि पोलराइज लाइट क्या है नहीं, चलो पोलराइज लाइट देखते हैं। तो पोलराइज लाइट में आपको पता है कि सारे के सारे जो वाइब्रेशंस हैं वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो सपोजिंग ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, तो हमारे पास या तो इस तरह का होगा सिचुएशन, ये आपके पास पोलराइज लाइट है, या आपके पास यदि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये है, तो बच्चे ये भी पोलराइज लाइट हुई। देखो ये तो बच्चे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन यदि ये है, तो ये भी आपके पास ये ई वेक्टर्स पर ऑन द पेपर है। तो ये दोनों जो है सिचुएशन, ये भी आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों जो हैं पोलराइज लाइट है। अब आपसे पूछ रहा है कि यदि हम तीसरी बात करें कि पार्शियली पोलराइज लाइट, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, तो पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, तो इसमें क्या करेंगे बच्चे, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये है। तो हमारे पास ये देखिए, सपोजिंग एरो, ये आपके पास डॉट्स हैं, लेकिन कुछ इसके साथ साथ ये भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर तो आपके पास डॉट्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू पेपर है, लेकिन कुछ आपके पास ऐसा भी है, तो ये पार्शियली पोलराइज मानी जाएगी। या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ज़्यादातर जो डायरेक्शंस, जो ई वेक्टर्स हैं, दे आर ऑन पेपर, कुछ बच्चे आपके पास डॉट्स भी हो सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं बच्चे, ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये सारे के सारे आपके पास पार्शियली पोलराइज्ड लाइट होगी। तो आपको रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दिया, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट का, अनपोलराइज्ड लाइट का, एंड कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट का। तो रिप्रेजेंटेशन हमने आपको बताया, हेडिंग डाल देते हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन तो रिप्रेजेंटेशन आपका टॉपिक खत्म हुआ। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब बच्चे हमारे पास देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास सिलेबस में मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ
पोलराइज्ड लाइट, तो ज़्यादा नहीं है, वैसे बहुत सारे हैं, रिफ्रैक्शन है, डबल रिफ्रैक्शन है, डाइक्रोइज्म है यानी कि सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, इसके बाद बच्चे स्कैटरिंग से होता है, बाइपोलराइड्स होता है, बहुत सारे हैं। तो हम हमारे पास 2-3 देख लेते हैं जो सिलेबस में है। तो कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट मेथड्स देखते हैं। मेथड्स टू गेट कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, लीनियरली पोलराइज भी कह सकते हैं उसको, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। चलिए, तो मेथड टू गेट लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, इसमें आपके है सबसे पहला मेथड है बाय रिफ्लेक्शन। इसको साइंटिस्ट मेलस ने, लुइस मेलस जो फ्रांस के थे, उन्होंने देखा कि यदि हमारे पास एक सरफेस ऐसी है जिसमें रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, और यदि हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, तो उन्होंने देखा कि जो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पार्शियली पोलराइज होती है, और कितना पोलराइजेशन होगा यानी डिग्री ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, है ना। ये था, उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर एंगल पर यदि लाइट को डाला जाए तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज होती है, तो उस एंगल को फिर उन्होंने कुछ नाम दिया। हम अभी इसको देखते हैं। तो बाय रिफ्लेक्शन में करना क्या है कि देखिए, थोड़ा सा लिख देता हूँ चाहे, कि आपके पास जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, मेलस ने देखा था ये, reflected light is partially polarized. Reflected light is partially polarized, and degree of polarization depends upon angle of incidence, ठीक है। ये साइंटिस्ट ने देखा जिसका नाम था लुइस मेलस, साइंटिस्ट मेलस ने देखा है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या बताया उन्होंने, पार्शियली पोलराइज्ड है, reflected light is partially polarized and its degree of polarization depends upon the angle of incidence, ये साइंटिस्ट ने बताया। डायग्राम बना के दिखा देते हैं, और जो पर्टिकुलर एंगल है जिस पर रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज होती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो चलो बच्चों, इसका डायग्राम बनाते हैं कि किस तरह से मेलस ने समझाया कि रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज होती है। तो मैं एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। सी दिस, तो ये है, सपोजिंग आपका एक सरफेस ऐसा होना चाहिए जिसमें रिफ्लेक्शन भी हो और रिफ्रैक्शन भी हो, यानी ग्लास स्लैब ले लेते हैं। ये बच्चे ग्लास स्लैब है, इसमें लाइट बच्चे इंसिडेंट है, ये लो, ये कैसी लाइट है, ये मोनोक्रोमेटिक अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। ये आपके पास हमने ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गया बच्चे इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर जो लाइट आ रही है बच्चे अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, मैंने बताया ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट हमेशा अनपोलराइज्ड लाइट देता है। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, 1 2 3 4 ऐसे 5 ऐसे दिखा दिया मैंने। अनपोलराइज्ड लाइट के सिम्टम्स समझ में आते हैं आपको कि इसमें डॉट एंड एरोज दोनों हैं, ठीक है, डॉट और एरोज दोनों हैं। ये रहे आपके पास डॉट एंड एरोज दोनों हैं।
तो ये हो गया अनपोलराइज्ड लाइट। अब यहां मेलस ने क्या एक्सप्लेन किया मैं बताऊंगा। मेलस ने बताया कि जो हमेशा टोटल इंटेंसिटी का 8% लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ओनली 8 to 9%। और उसमें भी आपको क्या दिख रहा है, देखो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। तो ये जो सरफेस है आपके पास, एक मिनट मैं दिखा देता हूं आपको। सपोजिंग आपके पास ये जो है एक ग्लास स्लैब है, ये आगे, और लाइट बच्चे ऐसे इंसिडेंट है, इसमें एरोज दिख रहे हैं आपके, डॉट्स, ये जो डॉट्स हैं ये आपके पास जो पेपर आपका है जिस पर आप लिख रहे हो उसके परपेंडिकुलर है, लेकिन इस स्लैब के जो ग्लास स्लैब है इसके पैरेलल है। तो बच्चे ये रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन बहुत लिमिटेड, हमेशा ध्यान रखना। मेलस ने बताया था कि ऑलवेज लिमिटेड अमाउंट और कांस्टेंट अमाउंट के जो डॉट्स हैं वो हमेशा रिफ्लेक्ट होते हैं, लिमिटेड हैं और कांस्टेंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन जो बच्चे ये जो हैं एरोज, दे आर परपेंडिकुलर टू सरफेस, माने ये इसके जो आपका प्लेन जिस पर आप लिख रहे हो उस प्लेन के तो पैरेलल है, लेकिन इस सरफेस के नॉर्मल जा रहे हैं, मतलब कुछ एंगल बनाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चे इसमें ट्रांसमिट हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। तो बस एक पर्टिकुलर एंगल जिसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं, उस एंगल पर जो सरफेस है, ये जो सरफेस है आपकी, ये इन एरोज को केवल क्या कर देगी, रेस्ट्रिक्ट कर देगी टू ट्रांसमिट ओनली। समझ में आया? तो यहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं रिफ्लेक्टेड लाइट, ये रही, एक मिनट इसका स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ये रहे, और ये है रिफ्रैक्टेड, दिख रहा है, ये रिफ्रैक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड है। तो मेलस ने बताया था कि यदि हमारे पास ये जो एंगल है, ये एंगल आपका एंगल ऑफ पोलराइजेशन है आईपी, यदि ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन है आईपी है, यदि ये, तो इस एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर ये भी आईपी होगा। तो बहुत रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट के जो डॉट्स हैं और लिमिटेड हैं, मान लीजिए 2 हैं, तो ये हमेशा 2 डॉट्स जो दिखाए मैंने वो हमेशा रिफ्लेक्ट होंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन आईपी पर इन डॉट्स के साथ एरो नहीं होगा। तो मैंने 1 2 3 4 5 जैसे दिखाया है, तो 1 2 3 2 वो उसके हो गए। तो जो लाइट आ रही है बच्चे, ये आपकी, एक मिनट, ये आपके पास देखो, तो मोस्ट ऑफ द लाइट बच्चे रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ मान लीजिए हो गया रिफ्रैक्शन, तो ये रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्टेड लाइट आपका क्या हो गई, कंप्लीटली पोलराइज हो गई। रिफ्लेक्टेड लाइट इज लीनियरली पोलराइज्ड। कंप्लीटली पोलराइज भी कह सकते हो, लीनियरली पोलराइज भी कह सकते हो, प्लेन पोलराइज भी कह सकते हो, तो जो भी आपको आ रहा है ये। और मेलस ने देखा कि ये एंगल आपस में 90 भी होता है, यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो कंप्लीटली पोलराइज है और रिफ्रैक्टेड लाइट वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन कौन सा एंगल है, इस एंगल पर, एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर। आईपी क्या है यहाँ पर, आईपी इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, और आर क्या है यहाँ पर, आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे हम मेलस ने क्या बताया था, मेलस ने बताया था कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर, इसको ब्रूस्टर एंगल भी कहते हैं, एट दिस एंगल द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज, क्योंकि इसमें जो डॉट्स हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस हैं जो स्लैब के सरफेस के पैरेलल हैं, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और जो सरफेस है वो जो एरोज हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर देगा टू ट्रांसमिट ओनली। ये मेलस ने
देखा। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं बताना है। आगे आपको जो क्वेश्चन आएगा वो दूसरा आएगा, वो आएगा ब्रूस्टर लॉ। तो मैलस ने क्या ऑब्जर्व किया? मैलस ने क्या ऑब्जर्व किया? मैलस ने ये ऑब्जर्व किया दैट एट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू पोलराइजेशन एंगल, द रिफ्लेक्टेड लाइट जो कंप्लीटली पोलराइज्ड है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड जो रेज हैं आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हाई उसने देखा मैलस ने। अब यहां से देखने के बाद बच्चे हम ब्रूस्टर लॉ निकाल सकते हैं। देखो कैसे देखा सर। ब्रूस्टर ने बताया था कि जो आपका एंगुलर पोलराइजेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। यदि बाहर ऊपर हम ले लेते हैं एयर, यदि सपोजिंग ये एयर ले लेते हैं और ये मीडियम ले लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो पहली बात तो ये है कि IP प्लस 90 प्लस R इज इक्वल टू 180। जरा दिख रहा है आपको? नहीं, जरा एक बार पीछे देखो बच्चे। ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। इसमें IP है, इसमें 90 है, इसमें R है। तो जरा बच्चे बताओ कि IP प्लस R इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 माइनस 90, दैट इज 90। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 90 माइनस IP। तो अब आप लगा दो स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं बच्चे। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ एयर इंटू साइन IP इज इक्वल टू म्यू ऑफ मीडियम इंटू साइन R। तो यहां पर हमने क्या कर लिया बच्चे? साइन IP इज इक्वल टू म्यू मीडियम अपॉन म्यू एयर इंटू साइन R। R की वैल्यू लिख दिया मैंने 90 माइनस IP। तो बच्चे इसको मैं ले लेता हूँ, म्यू ले लेता हूँ बस खाली। तो ये हो गया साइन IP इज इक्वल टू म्यू टाइम्स इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है। इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया? साइन अपॉन कॉस, tan IP आ गया। नहीं, करेक्ट है? तो ये बच्चे हो गया ब्रूस्टर लॉ। दिस इज कॉल्ड ब्रूस्टर लॉ। ब्रूस्टर लॉ, सर ब्रूस्टर लॉ कहते हैं सर। ठीक है, सर जो है इंग्लिश, जो अंग्रेज थे उन्होंने एक डेजिग्नेशन देते थे, सर राव साहब। ठीक है, जो जिनको अच्छी इंग्लिश आती थी और जो कम्युनिकेट कर सकते थे बिटवीन इंडियंस एंड इंग्लिश पीपल, तो उनको सर कहते थे। चलो ओके, ब्रूस्टर्स लॉ। इसके कंसीक्वेंस और देख लो, दो कंसीक्वेंस और मैं बता देता हूं। द कंसीक्वेंसेस ऑफ ब्रूस्टर लॉ। कंसीक्वेंसेस ऑफ ब्रूस्टर लॉ। अब कंसीक्वेंसेस का मतलब क्या है? यानी ब्रूस्टर लॉ के कंसीक्वेंसेस क्या है, इसके परिणाम क्या निकले। ठीक है, इसका परिणाम क्या है? कंसीक्वेंसेस ऑफ ब्रूस्टर लॉ, यानी ब्रूस्टर लॉ से एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस। असोसिएशन रीजन देखना बच्चे, ध्यान से सुनना। फिजिक्स के अंदर असोसिएशन रीजन बहुत टफ माने जाते हैं, क्योंकि बच्चे उसमें थ्योरी में से आता है निकल कर। तो मैं जो बोल रहा हूँ
वो बच्चे सारे असर्शन रीजन ही हैं। तो क्या उसके निष्कर्ष निकलते हैं, इन्फ्रेंसेस कह सकते हो, कंसिक्वेंसेस माने उसके कंक्लूजन्स कह सकते हो, उसका क्या रिजल्ट निकला वो कह सकते हो। तो पहला ये है, जरा मुझे बताओ कि वी नो दैट म्यू जो होता है, ये अभी आपने देखा tan IP। अच्छा, एक और चीज पता है, वी नो दैट फ्रॉम कॉचीज डिस्पर्सिव फॉर्मूला, वेव ऑप्टिक्स में मैंने बताया स्टार्टिंग में, कॉचीज डिस्पर्सिव फॉर्मूला, बल्कि रे ऑप्टिक्स में कराया बच्चे, जहां पर डिस्पर्शन आता है नहीं, वहां पर उसने बताया था म्यू जो होता है बच्चे, वो किसी भी मीडियम का जो म्यू है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। A B C ये सब पॉजिटिव कांस्टेंट है, यानी म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। लैम्डा डिफरेंट है, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट की बजाय यदि क्रोमेटिक लाइट है तो उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, तो सारे कलर्स होने की वजह से जो आपके पास मीडियम है वो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह से बिहेव करेगा। और जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपका म्यू पर। तो म्यू विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, इसलिए IP इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। ये कंसिक्वेंस आया, IP इज डिफरेंट फॉर different for different colors, for different colors। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास लाइट आ रही है बच्चे, ये मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, दिस शुड बी मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट लाइट, और अनपोलराइज तो है ही, रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज हो जाएगी। तो पहला कंसिक्वेंस तो बना ये कि पोलराइजेशन में जो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट इज मोनोक्रोमेटिक। द इंसिडेंट लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। एक तो बच्चे ये इसका रिजल्ट निकला, इसका परिणाम ये निकला ब्रूस्टर लॉ का। दूसरा आपने देखा कि वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू tan IP, विच इज इक्वल टू स्नेल्स लॉ से sin IP अपॉन sin R, और इससे आ रहा है बच्चे sin IP अपॉन cos IP। इन दोनों को यदि आप इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, इससे आपको समझ में आ रहा है कि cos IP इज इक्वल टू साइन R, उसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस R। तो इसका तो IP और 90 माइनस R बराबर हो गए, 90 माइनस R, इसका मतलब ये हो गया IP एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों मिलकर 90 हो गए। तो ये दूसरा निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन निकला कि जब एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर रिफ्लेक्टेड, इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड जो हमने यूज किया था, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज एट IP आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इस तरह से बच्चे मैंने आज आपको कंप्लीट पोलराइजेशन का रिफ्लेक्शन मेथड बता दिया, उसमें ब्रूस्टर लॉ बता दिया। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करिए, आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग लीनियरली पोलराइज्ड लाइट और पोलराइड्स एटसेट्रा, और न्यूमेरिकल करके उसको वाइंड अप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो keep revising and I end the meeting now. Okay.